साल 2012 की ठंडी रात दिल्ली से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की पटरी पर हल्का कोहरा था। ट्रेन का इंजन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था और सामने सिर्फ धुंध और अंधेरा फैला था। इंजन में ड्यूटी पर था सीनियर ड्राइवर नरेश यादव, जो 20 साल से रेलवे में काम कर रहा था। उसका कहना है कि उस रात जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी भर की नींद छीन ली। आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। क्या आपने कभी रेल की पटरियों पर अकेली खड़ी किसी औरत को देखा है, वो भी आधी रात में, जहां दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं होता? आज की कहानी एक ऐसे ही रेल ड्राइवर की है जिसने 3 बार उसी औरत को देखा, लेकिन हर बार उसी जगह और हर बार किसी हादसे के ठीक पहले। तो बताइए, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। साल 2012 की सर्दियों का महीना था। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। दिल्ली से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को लोकोमोटिव इंजन नंबर 304 से खींच रहे थे। सीनियर ड्राइवर नरेश यादव, उनके साथ असिस्टेंट ड्राइवर रमेश सिंह भी था। कोहरा इतना घना था कि इंजन की हेडलाइट बस 50 मीटर तक ही रास्ता दिखा रही थी। ट्रेन धीमी रफ्तार से गांवों और सुनसान खेतों के बीच से गुजर रही थी। बाहर का माहौल ऐसा था कि खिड़की से देखने पर सिर्फ सफेद धुंध और बीच बीच में बिजली के खंभे की परछाई नजर आती। नरेश ने सामने देखा। पटरी एकदम सीधी जा रही थी। कोई स्टेशन पास में नहीं था, लेकिन तभी इंजन के हेडलाइट के दायरे में उन्हें कुछ दिखा। कोहरे के बीच, पटरियों के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके कंधे झुके हुए थे और सर नीचे झुका हुआ। वो एकदम सफेद रंग की साड़ी में थी, लेकिन कपड़े पुराने और धूल से सने हुए लग रहे थे। नरेश ने तुरंत हॉर्न दबाया, पर वो हिली तक नहीं। रमेश ने चौंक कर कहा, सर, इतनी रात को यहां कोई कैसे? नरेश ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन की चीखती आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। इंजन जैसे जैसे पास आ रहा था, वो औरत सिर उठाने लगी, पर जैसे ही इंजन उससे कुछ मीटर दूर था, वो एकदम से धुंध में गायब हो गई। ट्रेन रुक गई। दोनों ने नीचे उतरकर देखा। पटरियों पर सिर्फ ओस जमी थी, किसी के पांवों के निशान तक नहीं थे। नरेश चुपचाप इंजन में लौट आया, पर उसके हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप रहे थे। ट्रेन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नरेश और रमेश दोनों चुप थे। इंजन के भीतर सिर्फ मशीन की गूंज और बाहर पहियों की ठक ठक सुनाई दे रही थी। कोहरा और घना हो गया था। नरेश बार बार आगे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि फिर से वही चीज सामने आ जाएगी। करीब आधा घंटा बीत गया। ट्रेन अब एक लंबे पुल से गुजर रही थी। नीचे बहता पानी पूरी तरह काला दिख रहा था। हवा में नमी थी और सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। नरेश ने अपनी घड़ी देखी। 1:15 बज चुके थे। अचानक रमेश ने धीमे स्वर में कहा, सर, फिर से। नरेश ने आगे नजर दौड़ाई। हेडलाइट के धुंधले घेरे में फिर वही औरत खड़ी थी। इस बार पुल के बीचों बीच वो फिर उसी तरह झुकी हुई, जैसे किसी बोझ के नीचे दब गई हो। नरेश ने एक पल को सोचा कि ब्रेक लगा दे, लेकिन पुल पर ब्रेक लगाना खतरनाक होता है। उसने जोर से हॉर्न बजाया। कोहरा थोड़ा हटा और इस बार उन्होंने साफ देखा। औरत का चेहरा पूरा काला था, जैसे राख से सना हो। उसकी आंखें बिल्कुल खुली थीं, लेकिन उनमें कोई सफेदी नहीं थी। नरेश के गले में जैसे आवाज अटक गई। इंजन करीब पहुंचा तो वो औरत धीरे धीरे बाईं पटरी की तरफ हटने लगी। ट्रेन के गुजरते ही नरेश ने शीशे से झांक कर देखा, पर वहां सिर्फ धुंध थी और रेल की पटरियां। नरेश ने ब्रेक लगाकर पुल पार करने के बाद ट्रेन रोकी। दोनों उतरे, टॉर्च जलाई। पटरियों पर सिर्फ पानी की बूंदें चमक रही थीं। नीचे नदी से हल्की सी गंध आ रही थी, जैसे कहीं दूर कुछ सड़ रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, सर, ये जगह, यहां 10 साल पहले एक हादसा हुआ था। नरेश ने उसकी ओर देखा। रमेश बोला, सुना है, एक औरत ने पुल से कूदकर जान दे दी थी। उसका शव 3 दिन बाद मिला था। नरेश ने कुछ नहीं कहा, बस इंजन की ओर लौटते समय उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके पीछे कदम रखा हो। वो पलटा, पर पीछे सिर्फ धुंध थी। नरेश इंजन में बैठ गया, लेकिन इस बार उसने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। उसकी नजरें बार बार सामने की पटरियों पर टिक रही थीं। रमेश भी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था।
दोनों की सांसों में अब ठंड से ज्यादा बेचैनी थी। रात 2:30 बजने को थी। ट्रेन एक सुनसान पटरी से गुजर रही थी। दोनों तरफ सिर्फ खेत और बीच बीच में टूटी हुई झोपड़ियां नजर आ रही थीं। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि इंजन की आवाज भी अजीब भारी लग रही थी। तभी नरेश को सामने पटरी के मोड़ पर एक हल्की सी सफेदी दिखाई दी। उसने पलक झपक कर फिर देखा और उसका सीना कस गया। वो औरत तीसरी बार, इस बार पटरी के एकदम बीच में नहीं बल्कि बगल में खड़ी थी। उसके पैर नंगे थे और टखनों तक कीचड़ में डूबे लग रहे थे। हाथ बिल्कुल ढीले, जैसे उनमें जान ना हो। नरेश ने ट्रेन की रफ्तार कम की। इंजन की हेडलाइट ने उसका चेहरा उजागर किया। इस बार चेहरा पूरा गीला था। पानी उसके बालों से टपक रहा था और उसकी आंखों में सीधे इंजन की रोशनी पड़ रही थी। वो नजरें एकदम खाली थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिससे नरेश ने तुरंत सिर घुमा लिया। इंजन उसके पास से गुजरा तो नरेश ने महसूस किया जैसे किसी ने बहुत पास आकर उसकी खिड़की के शीशे पर हाथ रखा हो। ट्रेन थोड़ी दूर जाने के बाद नरेश ने शीशे पर नजर डाली। उस पर पानी की लकीरें थीं, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, सर, 3 बार एक ही रात में, यह अच्छा संकेत नहीं है। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। अगर ये औरत सच में थी तो इतनी ठंडी, इतनी रात और इतनी दूर ये कर क्या रही थी? ट्रेन अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन नरेश का मन वहां रुकने का नहीं था। उसे लग रहा था जैसे कहीं ये सफर बीच में ही न खत्म हो जाए। रमेश ने चुपचाप थर्मस से चाय निकालकर कप में डाली, लेकिन नरेश के हाथ इतने ठंडे थे कि उसने कप पकड़ने से भी मना कर दिया। बाहर का कोहरा अब और गाढ़ा हो गया था। हेडलाइट के आगे बस कुछ फीट का ही हिस्सा दिख रहा था। अचानक नरेश को एक हल्की सी परछाई इंजन के बिल्कुल सामने पटरियों के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो फिर वही औरत थी। इस बार वह इंजन के सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि पटरी के किनारे किनारे चल रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर घसीट रही हो। उसके सफेद कपड़े की निचली किनारी गीली और गहरी मिट्टी से सनी हुई थी। नरेश ने ट्रेन की स्पीड कम की, लेकिन उससे पहले कि इंजन उसके बराबर पहुंचे, वो औरत पटरी से उतरकर खेतों में चली गई। कोहरा इतना था कि कुछ ही सेकंड में वो नजर से गायब हो गई। नरेश ने बिना कुछ कहे ट्रेन आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके मन में एक ठंडी सिहरन फैल चुकी थी, क्योंकि जब वो औरत खेतों में मुड़ी थी, उसके चेहरे पर जो पानी टपक रहा था वो सिर्फ बारिश का नहीं लग रहा था। उसमें एक अजीब धातु जैसी गंध थी, जिसे नरेश ने इंजन के भीतर तक महसूस किया। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। ट्रेन अब एक लंबे सुनसान ट्रैक से गुजर रही थी। दोनों तरफ गहरे पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। ऊपर से कोहरे की मोटी परत ने सब कुछ और भी धुंधला कर दिया था। नरेश की आंखें लगातार आगे की तरफ जमी थीं। उसका हर सेकंड ऐसा बीत रहा था जैसे अगली ही पल कुछ होने वाला हो। रमेश ने धीरे से कहा, सर, अगर अगली बार वो दिखी तो ट्रेन रोक देंगे। नरेश ने बस सिर हिला दिया। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक हेडलाइट के घेरे में पटरियों के बीच कुछ पड़ा नजर आया। पहले तो नरेश को लगा कि कोई बोरा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, वो औरत जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और कपड़े मिट्टी से लथपथ। वो एक हाथ से पटरी को पकड़े बैठी थी और सिर नीचे झुकाए थी। नरेश ने झटके से इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन चीखती हुई कुछ मीटर दूर रुक गई। दोनों ने टॉर्च ली और नीचे उतर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पटरी पर पानी की बूंदें और कीचड़ के ताजे निशान थे। नरेश टॉर्च की रोशनी पटरी पर घुमाता रहा। निशान पटरियों से हटकर बगल के कच्चे रास्ते पर जाते थे, पर कुछ कदम बाद ही अचानक खत्म हो गए। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, सर, ये इंसान के पैरों के निशान नहीं हैं। नरेश ने टॉर्च नीचे की। वो निशान सच में अजीब थे, जैसे उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हों। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उसी के साथ खेतों के अंधेरे से एक बहुत धीमी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। दोनों बिना कुछ बोले तेजी से इंजन की तरफ लौट आए। इंजन में लौटकर नरेश ने ट्रेन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ाई, पर अब उसके हाथों में हल्का कंपन था।
रमेश खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बाहर नहीं, बस इंजन के कंट्रोल्स पर टिकी थीं। दोनों के बीच चुप्पी थी। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि हेडलाइट की रोशनी दीवार की तरह सामने रुक रही थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ी, पटरी के किनारे किनारे पेड़ों का घेरा और घना होता गया। इस हिस्से में न कोई घर था, न कोई स्टेशन, सिर्फ दूर दूर तक काली परछाइयां और सन्नाटा। अचानक नरेश को लगा कि हेडलाइट के दायरे में कुछ हल्का सा हिला। उसने ध्यान से देखा और उसका गला सूख गया। वो औरत फिर से थी। इस बार वो इंजन के बिल्कुल सामने उलटी खड़ी थी। उसकी पीठ इंजन की तरफ थी और चेहरा पटरी के दूसरी तरफ। नरेश ने स्पीड और कम कर दी, लेकिन इस बार उसने हॉर्न नहीं बजाया। जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थीं, पर इस बार नरेश ने साफ देखा, वो पानी नहीं था। लाल गाढ़ा तरल उसकी ठुड्डी से टपक कर साड़ी के किनारे को रंग रहा था। नरेश ने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन उसी पल वो औरत अचानक झुककर पटरी पर लेट गई। नरेश ने इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया। इंजन की चीखती आवाज ने कोहरे को चीर दिया। ट्रेन कुछ ही मीटर पर रुक गई। दोनों नीचे उतरे, लेकिन पटरी पर न कोई औरत थी, न कोई शरीर, सिर्फ वही गाढ़े लाल धब्बे जो पटरी से नीचे कच्ची जमीन तक फैले थे। नरेश ने टॉर्च से रोशनी डाली। लाल रंग मिट्टी में ऐसे समा रहा था जैसे कोई ताजा चीज उसमें घुल रही हो। नरेश और रमेश दोनों वहीं खड़े रह गए। ठंडी हवा में उनके सांसों से भाप निकल रही थी, लेकिन दोनों के शरीर से पसीना भी बह रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, सर, ये खून है। नरेश ने कुछ नहीं कहा, बस टॉर्च की रोशनी पटरी के किनारे घुमाने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह पर ठहर गई। थोड़ी दूर, पटरी से लगभग 15 कदम अंदर खेतों में एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो बिल्कुल स्थिर थी। नरेश ने आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश की, पर कोहरा इतना घना था कि उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। रमेश ने डरते हुए कहा, सर, यहां से चलते हैं। नरेश ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से इंजन की तरफ लौटने लगे, लेकिन तभी पीछे से एक बेहद धीमी, लंबी सीटी जैसी आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे हवा खींच रहा हो। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा, पर अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और खाली खेत। इंजन में बैठकर नरेश ने ट्रेन फिर से चलाने की कोशिश की, पर उसके हाथों में इतना कंपन था कि लीवर सही से पकड़ नहीं पा रहा था। कुछ मिनट बाद ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन तभी पिछले डिब्बों में से किसी एक से धातु पर उंगलियां घिसने जैसी आवाज आई। धीरे धीरे, लंबी लंबी, जैसे कोई ट्रेन के साथ साथ चल रहा हो। धातु पर घिसने की आवाज लगातार बढ़ रही थी। नरेश और रमेश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इंजन में खिड़कियों से पीछे का नजारा देखना मुश्किल था, क्योंकि कोहरे ने सब कुछ निगल लिया था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, जैसे कोई नाखून से लोहे को खुरच रहा हो, और वो भी इंजन से शुरू होकर धीरे धीरे पिछले डिब्बों की तरफ बढ़ रही हो। नरेश ने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, पर आवाज रुकने के बजाय और तेज होती गई। अचानक ट्रेन के बीचों बीच एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पटरी के किनारे से भारी चीज फेंकी हो। रमेश ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कोहरे में सिर्फ हेडलाइट की सफेदी और पास से गुजरते पेड़ ही नजर आए। आवाज अब ट्रेन के बिल्कुल पीछे से आ रही थी, और फिर एकदम से सब शांत हो गया। न कोई खुरचने की आवाज, न कोई झटका। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की गूंज सुनाई दी। तभी पीछे के डिब्बों में से एक में किसी के भागने जैसी हल्की सी आहट हुई। रमेश ने घबराकर कहा, सर, ये तो पैसेंजर ट्रेन है, इसमें तो लोग हैं। नरेश ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज उस डिब्बे में कोई बैठा ही नहीं। दोनों चुप हो गए, और तभी इंजन के भीतर बाईं तरफ के शीशे पर पानी की 2 बूंदें गिरीं, धीरे धीरे नीचे लुढ़कते हुए। लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी, और शीशे के उस पार किसी का चेहरा बस एक पल के लिए नजर आया, भीगा हुआ, सफेद और खाली आंखों वाला। नरेश ने झटके से सिर घुमाया, पर शीशे के उस पार कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और हेडलाइट की फैली सफेदी। रमेश अब सीट पर बैठ चुका था। दोनों के चेहरों पर थकान और डर साफ था। ट्रेन एक लंबे सीधे ट्रैक पर बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की आवाज भी अजीब भारी लगने लगी थी।
रात करीब 4 बजने वाली थी। अचानक नरेश ने देखा कि आगे पटरियों के बीच में कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, ये वही औरत थी, पर इस बार उसकी मुद्रा अलग थी। वो खड़ी नहीं, बल्कि झुककर जैसे किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसकी पीठ इंजन की तरफ थी और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी गहरे पानी से बाहर निकली हो। नरेश ने स्पीड और कम कर दी। इंजन करीब पहुंचा तो वो औरत सीधी हुई और नरेश ने पहली बार साफ देखा कि उसके हाथों में क्या था। वो एक टूटा हुआ लाल चुनरी का टुकड़ा था, जिस पर कीचड़ और गाढ़े लाल धब्बे थे। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे नरेश की आंखों से मिलीं। फिर उसने चुनरी को पटरी के बीच रख दिया और एक कदम पीछे हटते ही कोहरे में गायब हो गई। ट्रेन रुक गई। नरेश नीचे उतरा। पटरी के बीच चुनरी पड़ी थी, गीली, भारी और ठंडी। लेकिन जब उसने उसे उठाया तो उसमें से मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि ताजे खून की गंध आ रही थी। नरेश ने चुनरी को हाथ में पकड़े पकड़े चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। रमेश पटरी पर टॉर्च घुमाता रहा, लेकिन कहीं कोई परछाई तक नहीं थी। ट्रेन के पीछे दूर तक अंधेरा फैला था और आसपास सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज। नरेश ने चुनरी पटरी के किनारे रख दी और इंजन की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी उसके कानों में किसी के भीगे कदमों की आवाज आई, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा। पटरी पर पानी की बूंदों के ताजे निशान थे, जो सीधे उसकी ओर आ रहे थे। रमेश ने डर से कहा, सर, यहां से चलते हैं। दोनों तेजी से इंजन में लौट आए। ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ी, पर इस बार नरेश की आंखें सिर्फ हेडलाइट की सफेदी पर नहीं, बल्कि साइड के शीशों पर भी टिक रही थीं, क्योंकि उसे पूरा एहसास था कि अब वो अकेले नहीं हैं। ट्रेन एक सुनसान पुल पर पहुंची और तभी इंजन के बाईं तरफ पानी से लथपथ पटरी के किनारे वो औरत फिर खड़ी थी। पर इस बार उसके दोनों हाथों में कुछ था, लंबा, भारी और लटकता हुआ। हेडलाइट की रोशनी में नरेश ने देखा, वो एक आदमी का शव था, जिसके कपड़े उसी ट्रेन के ड्राइवर यूनिफॉर्म जैसे थे। नरेश के हाथ अपने आप ब्रेक लीवर की तरफ बढ़े, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि दबा सके। इंजन उस औरत के बराबर से गुजरा और एक पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल पास आ गया। उसकी आंखों से पानी नहीं, खून बह रहा था और उसके गीले होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके हाथ में लटका शव हेडलाइट में पूरी तरह नजर आया। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और सबसे डराने वाली बात यह थी कि वो चेहरा बिल्कुल नरेश जैसा था। इंजन आगे निकल गया, पर नरेश की आंखें खाली हो गईं, जैसे उसने अपने ही मरने का मंजर देख लिया हो। रमेश ने कांपते हुए कहा, सर, ये तो आप ही हैं। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कानों में अब सिर्फ एक धीमी सी सीटी की आवाज भर गई थी, जो जैसे इंजन के भीतर से आ रही हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर इंजन के भीतर की ठंडी हवा अचानक एकदम नम हो गई, जैसे आसपास हर तरफ पानी टपक रहा हो। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ट्रेन के दोनों तरफ पटरी के किनारे किनारे दर्जनों गीली औरतें चल रही थीं। सबके कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ और सबकी आंखें एक साथ इंजन की तरफ देख रही थीं। ट्रेन पुल से उतरकर फिर खुले ट्रैक पर आ गई, लेकिन बाहर का कोहरा अब पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। हेडलाइट की सफेदी के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी नरेश को महसूस हो रहा था कि दोनों तरफ चलती उन औरतों के कदमों की आहट इंजन के साथ बनी हुई है। उनकी गीली साड़ियों के घिसटने की आवाज ट्रेन की थक थक के बीच साफ सुनाई दे रही थी। रमेश अब सीट से उठ चुका था और सीधे कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक इंजन के भीतर बाईं खिड़की से पानी की धार अंदर छिटकी, जैसे किसी ने जानबूझकर बाल्टी भर पानी फेंका हो। नरेश ने तेजी से बाहर झांका और उसका दिल जैसे रुक गया। वो औरत वहीं पहली बार दिखी सफेद साड़ी वाली इंजन के साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसके पैर पटरी को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उसकी आंखें एक पल के लिए नरेश की आंखों में जमी। फिर उसने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और पानी से भरी टूटी फूटी सांस में कुछ कहा। नरेश ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन बस इतना समझ पाया, अगला मोड़। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई।
पर उससे पहले नरेश की नजर दूर पटरी पर पड़ी, जहां अगला मोड़ शुरू हो रहा था। और वहां पटरी के बीचों बीच एक टूटा हुआ इंजन पड़ा था, जिस पर अब भी पुराने खून के काले धब्बे जमे हुए थे। नरेश ने मोड़ के पास आते ही ट्रेन की रफ्तार कम कर दी। उसकी आंखें उस टूटे हुए इंजन पर टिकी थीं। कोहरा थोड़ा छटा तो उसने देखा कि उस इंजन पर जंग लगी थी और कई हिस्से टूट चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका नंबर बिल्कुल वही था जिस इंजन को वह इस वक्त चला रहा था, 304। रमेश ने घबरा कर कहा, सर, ये तो आपका ही इंजन है। नरेश का गला सूख गया। उसे अचानक याद आया, 8 साल पहले इसी मोड़ पर एक हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट गई थी। ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन वो हादसा रात के वक्त हुआ था और ड्राइवर का शव 3 दिन तक नहीं मिला था। जब मिला तो नदी के पानी में भीगा, चेहरा पहचान से बाहर और कपड़ों पर वही लाल चुनरी का टुकड़ा। नरेश के दिमाग में तेज दर्द उठने लगा। ट्रेन अब टूटे हुए इंजन के पास से गुजर रही थी और तभी कोहरे के बीच से वही औरत पटरी के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसके पीछे दर्जनों गीली औरतें चुपचाप खड़ी थीं, सबकी निगाहें सिर्फ नरेश पर। वो औरत धीरे धीरे पटरी पर कदम रखी और बिल्कुल इंजन के सामने आकर रुक गई। नरेश का हाथ ब्रेक पर था, लेकिन उसने कोई दबाव नहीं डाला। इंजन उसकी ओर बढ़ता रहा। आखिरी पल में औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और होंठों पर बस 2 शब्द आए, अब तुम्हारी बारी। कोहरा इतना घना हो गया कि सब कुछ धुंध में समा गया। जब ट्रेन अगली सुबह स्टेशन पहुंची, इंजन में सिर्फ रमेश था, नरेश कहीं नहीं था। और पटरी पर दूर एक भीगी हुई लाल चुनरी पड़ी थी, जिससे ताजा खून टपक रहा था। तो दोस्तों, ये थी उस ट्रेन और पटरी के किनारे खड़ी औरत की सच्ची कहानी। आज भी कहा जाता है कि उस मोड़ के पास कोहरे भरी रात में अगर इंजन की खिड़की से बाहर झांको तो एक भीगी हुई लाल चुनरी रेल की पटरी पर अकेली पड़ी मिलती है, और उसके आसपास गीली साड़ियों की सरसराहट, शायद वो किसी और ड्राइवर का इंतजार कर रही है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सोचिए, अगर किसी रात सफर करते वक्त आपकी खिड़की के बाहर वही औरत दिख जाए तो क्या आप आंखें बंद कर लेंगे या उसकी खाली आंखों में झांकेंगे? आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आप ऐसी ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे? सोचिएगा जरूर। हम मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।